वाह पावितस्थले गले विलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव। यदुमुल्ला। हाँ, इस शब्द को, ये शब्द आया कहाँ से? ये बिहार से आया क्यों? ये बिहार यूपी से आया। आप यूपी से, हम बिहार से हैं, हम दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता है। कहते हैं कि भविष्य में जब मोदी चले जाएंगे पहाड़ों में, योगी मठ छोड़ देंगे, तो अब कौन आएगा बचाने? नीतीश ठाकुर आएंगे, आप लोग आएंगे, आपके जैसे लोग आएंगे, मेरे जैसे लोग आएंगे। 700 साल राज करने के बावजूद आपके पास 2 वक्त का खाना नहीं है आज। और आप देखिए हमारे जो वीर शिवाजी के वंशज हैं या फिर सावरकर साहब के वंशज हैं, दे आर लिविंग द बेस्टेस्ट लाइफस्टाइल। एक साधु ने क्या स्थिति कर रखी है इन लोगों की, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं। आज के जितने भी मुसलमान हैं भारत में, ये एक समय के गद्दार हिंदू थे, और आज के जितने भी सेक्युलर हिंदू हैं, ये कल के होने वाले मुसलमान। ये जनता पार्टी के शासनकाल में ही मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजित किया गया, जो कि बेहद गलत बात थी। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती। एक हिंदू है, उसको चारों तरफ से घेर रखा है इन लोगों ने, ठीक है, ये थर्ड वर्ल्ड के लोगों ने घेर करके खड़े हुए हैं। और ये कहा गया है कि जब तक इसके शरीर का एक एक खून बह नहीं जाता, तब तक यहां से कोई नहीं हिला। जहांगीरपुरी तो मैं रहा, वहां की तो ये स्थिति है कि आप सी ब्लॉक के पास से गुजर नहीं सकते। टीका लगा करके जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप सी ब्लॉक से गुजर नहीं सकते। वहां की ये स्थिति कर रखी है, आपको मार दिया जाएगा। अगर मेरे राम के खिलाफ, मेरे भगवानों के खिलाफ, मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे सनातन के खिलाफ, मेरे भारत के खिलाफ, मेरी संस्कृति के खिलाफ अगर कोई सवाल खड़ा करेगा या फिर वकील खड़ा करने का काम करेगा, तो जूते की नोक पे ऐसी। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और हमेशा हिंदुत्व के पक्ष में बात करते हैं। आप अक्सर इन्हें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या किसी न्यूज़ चैनल पर हिंदुत्व के पक्ष में बात करते हुए देखा होगा, बहस करते हुए देखा होगा, जिनका नाम है नीतीश ठाकुर। स्वागत है भाई हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रो से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ क्योंकि कोई मेरी चीज को समझा है। मुझे अधिकांश लोग यही बोल देते हैं कि गोदी मीडिया ये वो, लेकिन कोई पर्सपेक्टिव नहीं जानना चाहता है। मेरे लिए बीजेपी इज नॉट द थिंग। मेरे लिए भाजपा कुछ नहीं है, मेरे लिए हिंदुत्व है। हिंदुत्व के लिए भाजपा काम करती है, इसलिए शायद उसकी तरफ आप लोगों को लग सकता है कि लीनू। बाकी मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी से। मतलब ट्रोलर्स को ज्यादा ध्यान देने के क्या फर्क पड़ता है? ट्रोलर्स तो आएंगे ही ना। जब लवर्स आपके पास लाखों की संख्या में आ रहे हैं, तो ट्रोलर्स तो कुछ हजार हो, तो वो फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, शुरुआत करने से पहले जिस चीज से आप फेमस हुए हो, जो लोग फॉलो करते हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से, मंत्रोच्चारण। एक मंत्रोच्चारण हो जाए। सबसे अच्छा तो मुझे वही लगता है कि तांडव ही लगता है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तो भगवान शिव जो है ना, ही इज द डिस्ट्रॉयर, ठीक है। इतना पावर है कि किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको भोले कहते हैं, क्योंकि वो उतने ही शांत मन के भी है। सोचिए कि किसी के पास इतनी ज्यादा पावर्स है और उसके बावजूद भी वो शांत रह रहा है। तो वही होता है कि आप अपनी लाइफ में, मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि जिस पेड़ में जितना फल लगता है ना, वो वृक्ष उतना झुकता चला जाता है। वही चीज सीखने वाली है भगवान से। इसलिए मैं ये भी समझता हूं कि जब समय आएगा तो डिस्ट्रॉयर भी बनना होता है, जब समय आएगा तो शांति तो रखते ही है। हिंदुइज्म तो है ही शांति। नेत्र खोलने की जरूरत है। हाँ, बस वो एक त्रिनेत्र की बात है। ठीक है, नीतीश ठाकुर के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। जो आपकी अपब्रिंगिंग थी, जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से समझाइए। विस्तार से तो मैं जब पैदा हुआ तो मैं बिहार के मधुबनी में एक छोटा सा गांव है पद्मा, वहीं पे मैं पैदा हुआ था। और उसके ठीक 1 साल बाद मुझे दिल्ली ले आए मेरे पिताजी और माताजी। अच्छा। और उसके बाद हम लोग मंडावली करके एक जगह है दिल्ली में, है ना, लक्ष्मी नगर के पास है। तो वहीं पे मैं लगभग 5-6 साल रहा। उसके बाद फिर हम लोग पटना शिफ्ट हो गए पापा के बिजनेस की वजह से। और उसके बाद पटना के बाद पापा का बिजनेस एकदम लॉस में चला गया। तो एक टाइम ऐसा था कि मतलब का बिजनेस था, सॉरी आरओ का रिवर्स ओसमोसिस, वो वाटर फिल्टर जो होते हैं उसी का। तो उसके बाद मतलब बिजनेस में इतना ज्यादा डाउनफॉल मेरे पिताजी ने देखा। बट मैं अपने पापा से एक ही चीज सीखता हूँ, बहुत पावरफुल आदमी है वो। मतलब लोग कहते हैं ना कि माई डैड इज हीरो, आई रियली फील दैट थिंग। मेरे लिए मेरे पिताजी सच में हीरो है, क्योंकि वो उस आदमी ने अपने जीवन में कभी हार ही नहीं मानी।
और एक बात और, हम लोग तो यूपी बिहार से हैं, आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझेंगे। मेरे घर में मेरे पिताजी ने आज तक जो भी काम करवाया, चाहे वो मेरा उपनयन, जनेऊ बोलते हैं जिसको, वो करवाया, मुंडन करवाया, दीदी की शादी करवाई, तो मेरे पिताजी के बारे में सबसे अच्छी बात ये है ना कि आज तक गांव में वैसा शादी नहीं हो पाया। ऑल दो हम, मेरे पिताजी को या फिर हमारी फैमिली को हमेशा से इस तरीके से लोगों ने देखने का प्रयास किया कि ये बहुत अमीर नहीं है, बहुत पैसा नहीं है। इवन तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एक करके आता हूँ, सॉरी मैं अचानक से आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद हम लोग फिर वापस, जब पापा का डाउनफॉल आ गया पटना में ही, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली में जहांगीरपुरी करके एक जगह है, वहां पे मेरी फिर पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होती है। मैं हिमालयन पब्लिक स्कूल में पढ़ता था पटना में, मतलब पटना का टॉप 3rd स्कूल में आता है वो। और उसके बाद डायरेक्ट मैं दिल्ली में एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन होता है मेरा, ठीक है। और उस गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ। फिर जहांगीरपुरी नाम की जिस जगह पे हम रहते थे, वहां पे ना, मतलब जब हम लोग पटना से यहाँ से गए थे तो मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, एक स्कूल के लिए और 3 जोड़ी एक्चुअली। एक स्कूल के कपड़े थे, दूसरा जो मैं डेली बेसिस पे पहनता था, ठीक है, उसी को पहन के ट्यूशन भी जाना है, उसी को पहन के खेलने भी जाना है, ठीक है। और तीसरा एक अच्छा कपड़ा था मेरा, ठीक है, जो मैं मतलब कहीं शादी हो गया, फंक्शन हो गया तो उसमें पहन के जाता था। तो फिर जब मैं जहांगीरपुरी में, हम लोग जिस गली में रहते थे, मैं उन बच्चों के साथ जब खेलने जाता था ना, तो उनके फैमिली वाले मेरे साथ उनको खेलने से मना कर देते थे कि इसके साथ मत खेलो। ओके, रीजन? पैसा नहीं है और अच्छा। मतलब गरीब नहीं है, अनहाइजेनिक टाइप का दिखता है। हाँ, हीन भावना से देखते थे वो, अनहाइजेनिक टाइप का दिखता है, क्या पता पढ़ता लिखता भी ना हो, ठीक है। इस तरीके से मुझे वहां पे देखा जाता था बच्चे। उसके बाद स्कूल की अगर बात, ये तो गली की बात हो गई जहां मैं रहता था। स्कूल की बात करें तो मैं बहुत पतला, अभी भी उतना ही हूँ, खैर, है ना, ठीक है। तो हाँ, तो उसके बाद स्कूल में भी कोई मुझे थप्पड़ मार के जा सकता है, मैं उसके बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। कोई भी मुझे मार पीट देता था, कोई भी गाली दे देता था, तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग से मुझे देखने को मिलती थी, ठीक है। फिर 10th क्लास में मुझे मेरा एक दोस्त मिला, मतलब जो एक बिल्कुल शरीफ सा बच्चा था, एकदम वो टीका वीका लगा के जो डेली बेसिस के पे स्कूल जाता था, उसको एक अच्छा दोस्त मिला। उसने बोला कि बाबू देखो, शरीफ हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस हिसाब से तुम हो ना, इसी वजह से तुमको सब मार के जाते हैं। फिर उसने मेरे को थोड़ी बहुत शरारत सिखा दी। उसके बाद स्कूल में फिर जो लोग मारते थे वही लोग थोड़ा भय खाने लग गए। ये 9th के बाद की बात है। उसके बाद 9th के बाद फिर 12th आता है। 12th में आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट। अगर ये मार्क्स के पैमाने पे अगर मुझे नापा जाएगा तो मैं बहुत ही घटिया स्टूडेंट था, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, ठीक है। बट मेरे पिताजी जब मेरे को मारने आए थे ना 12th के रिजल्ट के बाद, तो मेरे पापा ने कहा कि एक बात बताओ, इतने घटिया मार्क्स क्यों आए, ठीक है, लाओ इधर आओ मार खाने के लिए। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप एक काम करिए, किताब में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मेरे को सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, बस मुझे लिखने में बहुत समस्या होती है, मुझे लिखना नहीं पसंद है ज्यादा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे हाथों से ना प्रॉब्लम होती है, पसीना आता है मुझे बहुत ज्यादा लिखते समय। तो लिखना नहीं पसंद है, तो इस वजह से मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। तो पापा ने बोला कि अब इस मार्क्स में क्या ही बन पाओगे। तो ऐसे ही एकदम कमरा था, उसमें बेड पे पिताजी लेटे हुए थे, उनके पैर के पास मेरी माताजी बैठी हुई थी, मेरे दीदी थी, जीजा जी थे, और मैं पिताजी के बगल में कुर्सी लेकर के बैठा हुआ था। हालांकि मेरे और मेरे पिताजी में ज्यादा बातचीत नहीं होती है, 12-13 साल, यूपी बिहार के पेरेंट्स हैं, बात नहीं होती है, ठीक है, आप भी जानते होंगे। हाँ, मिडिल फैमिली में खास करके। हाँ, तो फिर पिताजी ने कहा कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने धीमे आवाज में बोल दिया, मुझे रैपर बनना है। अच्छा। हाँ, ये भी इस चीज किया है आपने कभी? हाँ, मैं लिखता था, रैप वैप लिखता था, लिखने का बड़ा शौक है मुझे, बहुत ज्यादा शौक है। हालांकि लिखने में दिक्कत होती थी फिर भी। हाँ, मतलब वही फोन पे लिखने में आसानी होती है ना। हाँ, ठीक है। तो पापा से मैंने कहा रैपर बनना है, तो पापा ने मुझसे कहा कि यूपी बिहार के पेरेंट्स है भाई, हम तो ये रैपर वैपर जानते नहीं है, नचनिया गवनिया बनने नहीं देंगे, और कुछ करना हो तो कर लो। तो हमारे घर का एक रूल है, 24 घंटे आज तक चलता है हमारे यहाँ टीवी पे, न्यूज चैनल आज तक हमेशा चलता रहता है। तो उस टाइम पे ना कोरोना का समय था वो, और रोहित सरदाना करके एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, बहुत शानदार जर्नलिस्ट थे। शाम के 5 बज रहे थे, दंगल प्रोग्राम आ रहा था उनका। तो पापा ने कहा तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, टीवी पे आना है ना। मैंने कहा हाँ। तो कहते ये बन जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो चीज बढ़िया है यार, ये तो पापा ने बढ़िया चीज बता दी, यही बन के देख लेते हैं। तो फिर पापा से बातचीत हुई, पापा ने फिर बोला कि ठीक है एडमिशन करवा देंगे, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी, तो पापा ने बोला कि अब 1 साल वेट करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं उस रात को एकदम मस्त कमरे में गया और तकिए में मुंह दबा करके ढेर रोया मैं, मतलब बहुत ज्यादा रोया।
और मतलब वो बड़ा अजीब इंसिडेंट था कि एक तरफ आप एक अपना सपना छोड़ के आए हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पिता ने बोला कि दूसरा सपना है ये कर लो, वो भी नहीं और अब वो भी पापा कह रहे हैं कि 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये 1 साल तक मैं करूंगा क्या? क्योंकि मेरे आसपास के जो बच्चे थे जो मतलब मुझे मेरे साथ खेलना नहीं पसंद करते थे, वो लोग कोई आईआईटी में एडमिशन ले रहा है, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहा है। और मेरे को बड़ा अजीब लगा यार कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। बट फिर मेरे जीजा जी, मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ, ही इज लाइक माई गॉड, ठीक है। मतलब लोगों को अपने जीजा से बड़ी समस्या होती है, मेरे साथ ये नहीं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो ही केम टू मी और उन्होंने बोला कि तुम जाओ एडमिशन लो, मैं देख लूंगा, ठीक है। फिर मैंने एडमिशन लिया, उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया। एडमिशन लेने के 2 महीने बाद फिर उसके बाद से फिर रील वायरल हो गई, ग्राउंड पे उतर गए, काम वाम करने लग गए, इस तरीके से थी। फर्स्ट जो रील वायरल हुआ था आपका, हाँ, वो क्या किसी दूसरे न्यूज चैनल में अपने आई थिंक कोई रोड पे डिबेट हो रहा था, न्यूज 18 का वो प्रोग्राम था, ठीक है। अमीश देवगन करके एक जर्नलिस्ट है, उनके प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था। तो वहां पे अंसार रजा करके एक प्रवक्ता है, मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं वो, ठीक है। तो अंसार रजा ने कहा कि हिजाब हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और योगी जी को लेकर के उन्होंने कुछ उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि हिजाब पे बहस करने आओ, हिजाब पे बहस करो, योगी कहां से आ गया बीच में। और उसके बाद मैंने उनको भर के सुना दिया। फिर अमीश देवगन अपना माइक मेरे हाथ में पकड़ा देते, कहते कि 5 मिनट के लिए इससे बहस कर लो। तो वो वाली रील मेरी सबसे पहली वायरल हुई थी, बहुत वायरल हुई थी वो। उसके बाद फिर न्यूज 18 इंडिया की ही एक और रील मेरी वायरल हुई थी, जिसमें मैंने एक श्लोक पढ़ा था कि अनुराग भदौड़िया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही दलितों से प्रेम है, शहजाद पूनावाला थे वहां पे, तो उन्होंने शहजाद पूनावाला से कहा कि अगर आपको इतना ही दलितों से प्रेम है तो राम मंदिर में दलित पंडित बिठा दीजिए। तो फिर मैंने कहा कि दलितों से प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि दलित पंडित हो सकता है, ठीक है। वो पंडित है तो वो ब्राह्मण ही होगा, वही मायने रखता और है। उसका प्रॉपर हमारे जो भगवत गीता है उसमें मंत्र है कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश, चारों वर्णों को बांटने का आधार ही वही है, ठीक है। कि अगर कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो ब्राह्मण ही रहेगा, वो उसके कर्म डिसाइड करेंगे। कि अगर मान लीजिए मैं एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, अभी तो मैं ज्ञान में उतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, मुझे पसंद है कि मैं साफ सफाई ज्यादा अच्छे तरीके से रख सकता हूँ, आई कैन मेंटेन हाइजीन, मैं अपने राज्य के लिए हाइजीन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ, तो मैं शूद्र कहलाने में कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई शूद्र का बेटा है या फिर बेटी है और उसको ज्ञान बहुत अच्छा है तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। इस तरीके से हमारी पद्धति बटी हुई थी। वो तो बाद में आकर के अंग्रेजों ने, मुगलों ने या फिर यदुमुल्लों ने, इन सभी ने जिस तरीके से बांटा है या फिर परिवर्तित किया है, उस वजह से हम लोगों को ये समस्या झेलनी पड़ रही है ना। दलित जैसी कोई चीज ही नहीं है, और दलित शब्द तो थोपा गया है। 1 मिनट थोड़ा इस पे इंटरप्ट करेंगे। हाँ, यदुमुल्ला, हाँ, इस शब्द को, ये शब्द आया कहाँ से? ये बिहार से आया क्यों? ये बिहार यूपी से आया। आप यूपी से, हम बिहार से, हम दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता है। देखिए, एक होता है यादव, ठीक है, दूसरे होते हैं यदुमुल्ले। यादव है वो हिंदू है, वो भगवान कृष्ण को भी उतना ही मानेगा, वो भगवान राम को भी उतना ही मानेगा। अभी आपको पता होगा एक आरजेडी के क्या बोलते हैं विधायक हैं, ठीक है, उनका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूं, और वैसे लोगों का नाम याद भी नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही कि अगर लोग कृष्ण जी को माखन चोर बोलते हैं तो राम जी को पत्नी छोड़ क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। तो ऐसे लोगों के लिए वो शब्द, वो यादव है और वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को यादव से बेहतरीन मैं मुसलमान समझता हूं, तो ऐसे लोगों के लिए यदुमुल्लो जैसा शब्द बनाया गया, ठीक है। और ऐसे ही लोग यदुमुल्ले होते हैं, है ना, कि एक तो आप अपनी संस्कृति के भी नहीं हुए, ठीक है, आप उनकी संस्कृति के भी ठीक तरीके से नहीं हुए। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, वो वाला हिसाब है इन लोगों के साथ। तो वो चल रहा है, इन लोगों का बढ़िया चल रहा है, चलने दीजिए, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। आप जिस हिसाब से हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, हाँ, उस पर डिबेट करते हैं, कभी कोई आलोचक सामने से आकर कुछ उल्टा बुरा सुनाया है कभी? बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया पे तो हर कोई को कोई ना बहुत ज्यादा बोलते रहता है। सुनाया छोड़िए ना, 3 बार तो अटैक हुआ है आपके ऊपर? हाँ। कहाँ क्यों? एक तो नो में बात, उसमें तो पर्टिकुलरली मेरे ऊपर अटैक नहीं था, वो रियॉट्स था। हाँ, वो उसमें जितने भी हम जैसे लोग थे, जितने भी हिंदू गए हुए थे उस चीज को कवर करने के लिए, मेरे साथ सागर भैया थे, सुदर्शन न्यूज के हैं वो, ठीक है। उसके बाद न्यूज गैलरी के पत्रकार थे मेरे साथ में, हम सारे लोग एक ही 2 गाड़ियां थी, तो हम लोग गए हुए थे। तो पहला अटैक वहां पे हुआ,
उसके बाद अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद जब मैं अतीक अहमद की हत्या को कवर करने के लिए चकिया में, जो प्रयागराज में एक जगह है चकिया, वहां के कसारी मसारी कब्रिस्तान पे जब मैं कवर करने के लिए गया था, तब दूसरा अटैक हुआ था। तीसरा अटैक मेरे ऊपर दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ, ठीक है, जहां पे मैं अपनी बात को रख रहा था, मैं मतलब मैं सवाल कर रहा था लोगों से, ठीक है, और अतीक को आतंकवादी कहने में समस्या क्या थी। तो वहां पे नमाज करके कुछ लोग आए हुए थे, तो उनसे मैंने बोला कि अतीक को आतंकवादी कहने में आप लोगों को इतनी समस्या क्यों आती है? एक टेररिस्ट था, बात खत्म। आतंकवादी बोलिए उसको, गुंडा माफिया ये सब क्या होता है? आतंकवादी आतंकवादी होता है। मुख्तार आतंकवादी थे, ये सभी के सभी आतंकवादी है ना। तो मैं वही उन्हीं लोगों से यही सवाल कर रहा था, तो उसमें से एक ने मतलब ब्लेड निकाल करके मेरे को मारने की कोशिश की, बट मेरे कैमरामैन साहब ने मेरे को बचा लिया। तो ऐसे करके 2-3 अटैक्स हुए हैं। कई लोग आकर के आलोचना भी करते हैं कि तुम अपने आप को बहुत हीरो समझते हो, खत्म हो जाओगे, मार दिए जाओगे। यार क्या फर्क पड़ता है, ये लोग मार लेंगे। मतलब भगवान का आशीर्वाद है भाई, भगवान के लिए लड़ रहे हैं, राम के लिए लड़ रहे हैं, कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें कहां से जिसके साथ भगवान हो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी देखिए, हमारे यहाँ जितिया किया जाता है ना, जो आज ही है सर। हाँ आज ही है। तो मेरी माँ हर साल ना वो मतलब बहुत काफी हद तक बीमार